हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विज्ञान विषय के मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे, जिसके अंदर इसका संपूर्ण हल देखने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, तो इसके अंतर्गत हमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। तो सबसे पहले रिएक्शन को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को चयन करेंगे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है। तो शीशा है, अपचयित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, फॉल्स है। दूसरा क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है उपचयित हो रहा है, यानी इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है क्या, नहीं, इसमें तो ऐड हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये भी क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। फिर कहते हैं कार्बन उपचयित हो रहा है क्या, कार्बन उपचयित हो रहा है क्या, नहीं, ये हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर उपचयित का मतलब ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन है वो ऐड हो रहा है, तो ऐड हो रहा है यानी सही कह रहा है, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। फिर है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है क्या, लेड ऑक्साइड है अपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल रहा है, यानी कि ये सही कह रहा है, टी आ जाएगा। अब बताना असत्य, यानी कि पहला है हमारे पास में एफ आ रहा है, असत्य आ रहा है, दूसरा है वो भी असत्य आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी अ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, ग्रीस लगाना, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में जिंक की परत चढ़ाकर। तो जिंक की परत चढ़ाएंगे, क्योंकि ये खाना बनाने के लिए काम में लिया जाता है, तो ग्रीस लगा नहीं सकते, पेंट लगा नहीं सकते, तो जिंक की परत है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो स ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसके अंदर क्या होंगे, 6 सहसंयोजी अबंध होंगे, 7 होंगे, या फिर और अन्य होंगे। तो इसके लिए हम इसकी संरचना को बना देते हैं। संरचना में क्या रहेगा, C बॉन्ड C और हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके चारों तरफ जुड़ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर टोटल कितने आबंध लगते हैं, और जो आबंध होंगे वही क्या है, सहसंयोजी अबंध। तो यहाँ गणना करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 हैं सहसंयोजी आबंध देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन सीधा सीधा यहाँ पर ब हो जाएगा, 7 सहसंयोजी आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रिएक्शन दी हुई है Fe2O3 प्लस 2Al, तीर का निशान Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। चूँकि यहाँ आप देख सकते हैं कि Fe की जगह क्या आया, Al, यानी एल्यूमिनियम आया। तो एल्यूमिनियम क्या है, मोर रिएक्टिव देन Fe से क्या है, अधिक क्रियाशील है। इसका मतलब इसको हटा के ये आया है, और हटा के आया है, यानी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन द है वो राइट हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन का नाम है, क्या है, HCl। क्या है, HCl। तो HCl है, ब ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है, बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो सीधा सीधा ऑप्शन ब है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन ब है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम का क्या कार्य होता है, उत्तरदायी क्या होता है। तो यहाँ जाइलम यानी जाइलम, तो ज और ल आ रहा है, तो इससे याद कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ जल होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जल का वहन, पेड़ पौधों के अंदर जल को ऊपर पूरी विभिन्न शाखाओं और पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य जाइलम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन है वो पादप हार्मोन है, बाकी अन्य है वो मानव हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है। तो अनुमस्तिष्क है वो राइट आंसर हो जाएगा। अनुमस्तिष्क के द्वारा ही हम एक सीधी रेखा में बैलेंस बनाकर चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अमीबा में जनन की विधि है, कौन सी है, द्विखंडन। कौन सी है, द्विखंडन। द्विखंडन द्वारा अमीबा में जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 11। आनुवांशिकता के जनक हैं, कौन है जनक, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो बी आंसर है, सीधा सीधा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से जैविक घटक है, यानी जीवित जो सजीव है वो, तो पादप, मृदा, वायु, जल। तो पादप है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप क्या है, जीवित है, और जीवित है वही क्या है, जैविक घटक है। क्वेश्चन नंबर 13। जल का
निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, सीधा सीधा याद रखना है आपको, 1.33। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर लगभग होता है, कितना होता है, 2 मिनट का समय होता है। 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद हैं वो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय रहता है, 2 मिनट का अंतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। तो शक्ति के लिए P बराबर VI आता है। V हमारे पास दिया हुआ है 220 और I दिया हुआ 0.5 एम्पीयर। दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद हमें प्राप्त होता है 110 वाट। तो ये हमारे पास में ऊर्जा आ जाएगी, कितनी ऊर्जा यानी शक्ति है वो खर्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है किस पर, चालक की लंबाई पर, बिल्कुल सही है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, बिल्कुल सही है। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, बिल्कुल सही है। यानी कि उपरोक्त सभी हैं, द ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता, निरंतर परिवर्तित होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाता है, जिसी के कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट से अतिभारण हो जाता है या अतिभारण से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अंतिम प्रश्न है एमसीक्यूज का, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के मध्य या परस्पर होता है, क्या होता है, सजातीय यानी सेम होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, एक दूसरे से रिपेल करेंगे तो हम कह सकते हैं प्रतिकर्षण, इसका राइट आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न है, शाक यानी सब्जियों वनस्पति द्रव्यों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना खाली जगह अभिक्रिया कहलाता है। कौन सी अभिक्रिया होगी जिसके अंदर ऊष्मा निकलती है, तो क्या होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसके अंदर ऊष्मा है उत्सर्जित होती है, गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दूसरा, 3MnO2 प्लस 4Al यानी एल्यूमिनियम, तीर का निशान, जिसे गर्म किया जाता है, फिर पहली खाली जगह दूसरी खाली जगह, यानी उत्पाद के अंदर क्या क्या बनेगा। तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो Mn है यहाँ से निकल जाएगा और इसकी जगह Al आ जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आगे आ जाएगा आपके ऑप्शन के अंदर Al2O3, फिर दूसरी खाली जगह में आ जाएगा M और N यानी मैग्नीज। अब इसको संतुलित करेंगे तो संतुलित करने के लिए एल्यूमिनियम है वो लग जाएगा आपके पास में यहाँ, इसके आगे 2 लग जाएगा और मैग्नीज के आगे 3 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ मैग्नीज के आगे 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम के आगे 4 हैं, क्योंकि यहाँ पर Al2 बना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एल्यूमिनियम आ जाएगा। इस तरह से इसको संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, खाली जगह तथा खाली जगह मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो इसमें आएगा एक तो मस्तिष्क, क्या आ जाएगा, मस्तिष्क, और दूसरा आ जाएगा आपके मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क हैं वो मिलकर क्या करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत सूर्य से आने वाली खाली जगह से सुरक्षा करता है, कौन सी किरणों से, UV अल्ट्रावायलेट, जिसे हम कहते हैं पराबैंगनी विकिरणें। तो पराबैंगनी विकिरण है उससे कौन सुरक्षा करता है, ओजोन परत है वो सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट एक kWh का मान जूल में क्या होगा, तो जूल में होगा 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को खाली जगह कहते हैं, क्या कहते हैं, परिनालिका, क्या कहेंगे, परिनालिका कहेंगे। किस तरह से होगी, इस तरह से उसके कॉइल के बहुत सारे घेरे होंगे और घेरों के बीच में कुछ न कुछ पदार्थ डाला होगा, जैसे कि लोह चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए इसके बीच के अंदर हम एक मुलायम लोहा डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पर अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जहां पर पहला प्रश्न है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं।
इसका आंसर होगा कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसके अंदर कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन की एक ही प्रकार की प्रकार्यात्मक यानी कि फंक्शनल ग्रुप है वो उसको प्रतिस्थापित करते हैं, ऐसी श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कार्बन कार्बन है वो जुड़े हुए और साथ में हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़े हुए। अब ये जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कोई ऐसा ग्रुप जुड़े जो एक जैसा हो। बहुत सारे ऐसे ऐसी श्रेणियां हैं जिसके अंदर इस हाइड्रोजन को हटा दिया और इस हाइड्रोजन के लगा दिया OH लगा दिया। तो ऐसी श्रृंखला जिसके अंदर OH लगा होता है ये हाइड्रोजन को हटा के ऐसी श्रेणियों को समजात श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंतर्गत है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्योंकि तेल और वसा युक्त खाद्य को बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया है यानी उपचयन की अभिक्रिया है उसको रोका जा सकता है। नाइट्रोजन डालने से उसके अंदर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं होगी और हमारे पास तेल और वसा हैं वो गंधित नहीं होंगे, वो खराब नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक ताजे दूध के pH का मान 6 है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा समझाइए। तो ये अभी pH है वो कितना है 6, उसके बाद वो दही बन रहा है, दही बन रहा है इसके अंदर लैक्टोबैसिलस से वो जीवाणु बनते हैं और लैक्टोबैसिलस जीवाणु हैं वो क्या करते हैं इसकी अम्लीयता बढ़ा देते। क्या करते हैं? अम्लीयता बढ़ा देते। और जब अम्लीयता बढ़ेगी तो pH का मान है वो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि उसका pH मान है वो कम होगा क्योंकि वो उसकी अम्लीयता बढ़ रही है, क्योंकि दही खट्टा होता है, लैक्टोबैसिलस से उसको खट्टा बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करो। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl इसकी संरचना बनानी है और वो भी बिंदु संरचना बनानी है इलेक्ट्रॉन वाली। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता ही होगा, जैसे कि सोडियम है, सोडियम का होता है 2, 8 और 1। अंतिम जो कोष है उसके अंदर 1 भरा जाता है। उसी तरह से क्लोरीन का देखें तो उसका होता है 2, 8 और 7, यानी कि बाह्यतम कोष में क्लोरीन के लिए 1 कम पड़ रहा है और सोडियम के पास में 1 अतिरिक्त है। तो ये जो सोडियम है वो अतिरिक्त किसको दे देता है? क्लोरीन को दे देता है। तो हमारे पास में इसका स्ट्रक्चर बनेगा सोडियम Na, उसके ऊपर एक प्लस का निशान रहेगा, फिर पास में बनाएंगे क्लोरीन और उसके ऊपर हम क्रॉस बना देंगे, 2 ऊपर इलेक्ट्रॉन, 2 साइड में, 2 नीचे की तरफ और 1 यहाँ। तो 7 है बाह्य कक्ष में बन जाएगी। 8वें को एक अलग कलर से दर्शा देंगे और सोडियम से तीर का निशान उसके ऊपर भेजेंगे, यानी कि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास जा रहा है। तो इस तरह से आपके पास में सोडियम क्लोराइड है उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 5वां, रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। काफ़ी लंबा नाम है तो इसको बार बार आप इसको दोहराएंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, स्फेग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। इसे न्यूरॉन लिखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि न्यूरॉन है वो इंग्लिश वाला वर्ड है, वो याद भी रहता है, आगे भी आपको याद रहेगा तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो ये अपरा यानी प्लेसेंटा के द्वारा है उनको भोजन प्राप्त होता है। बच्चे को यानी भ्रूण के अंदर जो भी शिशु होता है उसको ये पोषण प्राप्त होता है प्लेसेंटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन किसे कहेंगे? जीन की परिभाषा लिखनी है आपको। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं DNA का वह भाग जिसके अंदर प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है वह भाग क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस क्षमता का SI मात्रक लिखिए। तो क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर है वो इसका मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। तो प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है? तो श्वेत प्रकाश होता है, उसको अगर किसी भी ऐसे प्रिज्म से निकाला जाता है तो वो स्क्रैट हो जाता है और वो विभिन्न अवयवों के कणों के रूप में विभाजित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं किसी श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में विभाजित होना ही क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 mH विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक परिकलित कीजिए। प्रतिरोध है वो परिकलित करना है, गणना करनी है कि उसके अंदर R है वो कितना है, यानी रेजिस्टेंस है वो कितना है। ओम के नियम के अनुसार हमें पता है कि V बराबर IR होता है। चूँकि हमारे पास में V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है R। तो R हमें ज्ञात करना है तो I है दूसरी तरफ चला जाएगा तो हमारे पास आएगा R बराबर V बटा I। अब जो दिया हुआ है वहाँ उसको सूत्र में रख देंगे तो हमारे पास में वैल्यूज आ जाएगी। चूँकि हमारे पास में जो I दिया हुआ है यानी इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है, विद्युत धारा दी हुई है वो 2.5 मिली एम्पियर दी हुई है। तो मिली एम्पियर से इसको एम्पियर में बदलना है तो उसके लिए आपको भाग देना पड़ेगा 1000 का भाग देंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि 4.8 गुणा 10⁻³ ओम होगा। यह आंसर आपके पास में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। तो 2 गुण कौन कौन से होंगे? तो हम पहला गुण तो कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। क्या नहीं करती? प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दूसरा हम गुण बता सकते हैं कि ये जो चुंबकीय रेखा है वो कैसी है? काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक। और काल्पनिक होने के साथ ही ये चुंबक के नॉर्थ से साउथ की तरफ, बाहर की तरफ, यानी चुंबक के बाहर की तरफ से उत्तर से दक्षिण की तरफ आके लुप्त हो जाती हैं, समा जाती हैं। तो ये 2 गुण हैं वो हम लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी तक हम पहुंच गए हैं। सेक्शन बी के अंदर किस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न के अंदर चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो ये अभिक्रिया दी हुई है, इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए सबसे पहले इनको प्रतीकों के चिन्ह के रूप में लिख देंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिखेंगे CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तीर का निशान, फिर एक कैल्शियम कार्बोनेट तो CaCO3। ये आपको इसके जो सारे यौगिक हैं उनके नाम आने चाहिए, प्लस जल यानी H2O। इस तरह से आपने लिख लिया। अब इसको संतुलित करना है हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है लेफ्ट और राइट की तरफ, यानी कि अभिकारक और उत्पाद के अंदर आपको गणना करके देखना है। यहाँ कैल्शियम कितना? 1 है। यहाँ पर कैल्शियम कितना? 1 है। सही है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर OH यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो 4 हो गए। इस तरफ आएंगे तो 4 ऑक्सीजन होने चाहिए, 3 और 1 4, बिल्कुल हो रहे हैं, सही है। हाइड्रोजन को देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये पूरा जो समीकरण है पहला है वो संतुलित हैं। दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरे समीकरण के लिखते हैं जिंक। क्या लिखते हैं? जिंक Zn प्लस सिल्वर के लिए आ जाएगा आपके Ag, सिल्वर नाइट्रेट है तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तीर का निशान। फिर है जिंक नाइट्रेट, तो जिंक Zn फिर NO3, तो NO3 कोष्टक में आ जाएगा NO3 और 2 आएगा। उसके बाद में आएगा Ag। इस तरह से इसको लिख देंगे जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना है तो यहाँ देखिए Ag कितना है? Ag 1 है, यहाँ पर Ag 1 है। तो यहाँ अभिकारक और उत्पाद इनके अंदर मिलान करना है। Ag यानी कि सिल्वर बराबर हो गया Zn, जिंक 1 है, जिंक 1 है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं NO3 कितना है? यहाँ पर NO3 पूरा देखें तो 1 है, यहाँ पर ट्वाइस लगा हुआ है यानी 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ आगे 2 लगा देंगे, गुणांक लगाएंगे तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा। लेकिन Ag है वो कितना हो गया? 2, तो हाँ Ag की जगह 2 लगाएंगे। इस तरह से समीकरण है वो संतुलित हो जाता है। और इस तरह की मेथड को हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया या क्रिया पर कौन सी गैस बनती है, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो अभिक्रिया जैसे लिखते हैं तो लिखने के लिए हम यहाँ लिखेंगे जिंक यानी Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, SO4 और जिंक है वो बाइंड हो जाएगा तो बनेगा ZnSO4, बचेगा क्या H2, क्या बचेगा H2, तो ये H2 उत्पाद रहेगा, ZnSO4 उत्पाद रहेगा। तो यहाँ पर ये कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब ये हाइड्रोजन गैस बन रही है तो इसका पता कैसे करेंगे, तो परख नली से ये गैस जब निकल रही होती हैं तब मोमबत्ती को जलाकर इसको परख नली के मुख पर ले आएंगे, किसको, मोमबत्ती को। तो मोमबत्ती को जैसे परख नली के मुख पर लेके आएंगे तो फट फट की आवाज़ के साथ में ये जलती हैं, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण दीजिए। तो इसके उदाहरण देने, तो उभयधर्मी क्या होते हैं, तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण रखते हैं, यानी अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं और लवण बनाते हैं। इसकी अभिक्रिया अगर मैं अम्ल से करूँ तो ये क्षारक की भांति काम करेंगे और क्षारक से करवाऊँ तो ये अम्ल की भांति काम करेंगे, और क्या क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। तो ऐसे हमारे पास जो ऑक्साइड्स होते हैं, धातु ऑक्साइड होते हैं, उन्हें उभयधर्मी कहते हैं। उभयधर्मी यानी दोनों के गुण रखते हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण रखने वाले को उभयधर्मी कहते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम बताने हैं, तो पहला तो हो जाएगा Al2O3 और दूसरा हो जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों हैं ऐसे ऑक्साइड है जो उभयधर्मी होते हैं, दोनों गुण दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। तो वायवीय श्वसन होता है यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज का विखंडन होता है। इसको किस तरह से समझेंगे, चूँकि ये हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है, कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तो प्रथम चरण में क्या होता है, 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु हैं उसका विखंडन होता है, तो 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अंदर ये बदल जाता है, जो कि एक कोशिका द्रव का ये प्रक्रम होता है। पाइरूवेट का फिर विखंडन होता है ऑक्सीजन का उपयोग करके, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और इस प्रक्रम में 3 कार्बन वाला पाइरूवेट अणु है उसका विखंडन होता है और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु प्राप्त होते हैं तथा दूसरा उत्पाद जल प्राप्त होता है और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस तरह से वायवीय श्वसन होता है और वायवीय श्वसन के दौरान बहुत सारी ऊर्जा है वो मुक्त होती है और कार्य में उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वानुवर्तन क्रिया का चित्र सहित समझाइए। तो इसको चित्र सहित कैसे समझाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक गमला बनाना पड़ेगा और गमले को आड़ा बनाना पड़ेगा और उसके अंदर आपने एक पौधे को लगा दिया और पौधे को लगाया तो पौधे के अंदर का हम देखेंगे पीछे गमले को थोड़ा सा तोड़ देना है, यहाँ से छेद कर देना है। तो यहाँ जैसे ये पौधा बड़ा होगा तो उसकी जो टहनी वाला और पत्तियों वाला भाग है वो मुड़ के ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, जबकि जो जड़ों वाला भाग है नीचे की तरफ कुछ पानी की ऐसे वस्तु रखेंगे, मिट्टी रखेंगे, जो कि मिट्टी की तरफ यानी कि गुरुत्वानुवर्ती यानी गुरुत्वाकर्षण के और ये जड़ें हैं वो विकसित होती हैं, जबकि इसका प्रोरोह है, तना है, वो गुरुत्वानुवर्तन के विपरीत दिशा में यानी सूर्य की दिशा में या ऊपर की दिशा में ये गति करता है, वृद्धि करता है। तो इस प्रयोग को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि गुरुत्वानुवर्तन क्रिया कौन सी है। तो गुरुत्वानुवर्तन यानी गुरुत्वाकर्षण की तरफ होती है वो गुरुत्वानुवर्तन होगी और इसके विपरीत है तो ऊपर की तरफ हो जाती है, जिसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। धनात्मक तो क्या हो जाएगा, जमीन की तरफ यानी उसकी दिशा में यानी धनात्मक होगा, और ऋणात्मक यानी उसके विपरीत दिशा में, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में होगा, उसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहेंगे। इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंतर्गत हैं, आवर्तबीजी पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों को समझाइए। तो काट का चित्र बनाना है तो इसके अंदर मुख्यतः 4 भाग होते हैं पुष्प के। कौन कौन से 4 भाग होते हैं, तो सबसे पहले ऊपर वर्तिका बनाएंगे और फिर इसको अंडाशय तक इस तरह से बना देंगे। अब अंडाशय के बनाकर वर्तिकाग्र से अंडाशय तक बना के पास में हम उसके पुंकेसर को बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद इसके जो दल हैं वो जो कि रंगीन होते हैं उसको बना देंगे, अलग अलग कलर के होते हैं। उसके बाद में इसके छोटे छोटे बाह्य दल बनाएंगे।
तो इस तरह से इसके काट को बनाएंगे और उसको नामांकित कर देंगे। ये पुष्पवृंत हो जाएगा, ये बाह्य दल हो जाएंगे, ये दल हो जाएंगे, ये पुंकेसर हो जाएंगे और ये वर्तिका हो जाएगी। तो इस तरह से इनको नामांकित करके इसका वर्णन कर सकते हैं। वर्णन के रूप में जैसे कि पुष्पवृंत हैं, वो क्या होता है, डलसनुमा एक संरचना होती है। पुष्पासन यानी जहाँ से पुष्प लगा हुआ है, आसन है जहाँ पर ये अंडा से ठहरा हुआ होता है, फूला हुआ भाग होता है, उसे पुष्पासन कहते हैं। बाह्य दल हैं जो कि हरे रंग के होते हैं सामान्यतः। उसके बाद में दल होते हैं, दलपुंज होते हैं, जिसे दलपुंज या दल कहते हैं। पंखुड़ियाँ होती है जो अलग अलग रंगों की होती है, जो कि छोटे छोटे कीड़ों को आकर्षित करती है। फिर ये पुंकेसर यानी कि नर भाग होते हैं, इसके अंदर पराग कोश के अंदर पराग कण उपस्थित होते हैं। उसके बाद में आती है वृत्तिका। तो वृत्तिका है, उसकी ऊपरी भाग को वृत्तिकाग्र कहते हैं। ये स्त्री केसर भी कहा जाता है क्योंकि ये मादा जननांग होता है। इस तरह से इसका छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मानव में लिंग निर्धारण को आरेखित चित्र द्वारा समझाइए। आरेखित चित्र से कैसे समझाएंगे, इसमें नर व मादा है उनका चित्र बना सकते हैं। और फिर उसके आगे हैं, एक तरफ तो आप बनाएंगे स्पर्म, क्या बनाएंगे, स्पर्म, दूसरी तरफ आप बनाएंगे अंडाणु। फिर ये जो दोनों युग्मक है वो मिलेंगे, तो युग्मक दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, युग्मनज। क्या बन जाएगा, युग्मनज। अब ये युग्मनज बनेगा किस तरह से बनेगा, तो हमें पता है कि मादा के अंदर होता है एक्स एक्स और पिता के अंदर होता है एक्स वाई। तो एक्स एक्स मिलेंगे तो हो जाएगी पुत्री, और एक्स एक्स दोबारा मिलेंगे तो भी पुत्री। वाई एक्स मिलेगा तो एक्स वाई से पुत्र, और वाई एक्स मिलेगा तो एक्स वाई से पुत्र। यानी 50% पुत्रियाँ और 50% पुत्र होने की संभावना रहती है। यहाँ पर ये जो दो गुणसूत्र हैं, यानी कि नर के अंदर है एक्स वाई और मादा के अंदर है एक्स एक्स, इन्हें लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। तो पिता के द्वारा जो वाई गुणसूत्र आता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आने वाली संतान है वो लड़की होगी या लड़का होगा। अगर वाई गुणसूत्र आता है तो वो लड़का होगा, और एक्स गुणसूत्र आता है पिता से तो वो लड़की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो इसके लिए हम एक सूत्र लगाएंगे जो कि यहाँ पर दर्पण का सूत्र है, और दर्पण के सूत्र द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। चूँकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें उसके अंदर हम किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं, फोकस दूरी भी दी हुई है, तो हमें दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखना है। पर्दे को रखना है यानी हमें वो बिंब की दूरी ज्ञात करनी है। स्पष्ट बिंब प्रतिबिंब दिखाई दे तो वो बिंब है कितनी दूरी पर बनेगा, तो हम कह सकते हैं बिंब की दूरी ज्ञात करनी है। बिंब यानी कि वी, वी यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं विक्टोरी से हम फोटो खिंचाते हैं तो फोटो यानी प्रतिबिंब, तो वी हमें ज्ञात करना है। तो वी ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। यहाँ इनका मान रखेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे किस तरह से 1/v बराबर 1/, अब f यानी फोकस दूरी, चूँकि यहाँ पर कौन सा लेंस कौन सा दर्पण दिया हुआ है, अवतल दर्पण दिया हुआ है। तो अवतल दर्पण दिया हुआ है तो इसका आएगा -15। उसके बाद माइनस का माइनस लिखेंगे सूत्र के अनुसार। फिर 1/u, यू कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर, तो इसको 25 लिख देंगे। चूँकि यहाँ पर अवतल दर्पण है, कैसा है, अवतल दर्पण, तो इसके लिए हम क्या लेंगे 25 सीधा सीधा लेंगे, प्लस की तरफ लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 75। 75 कौन सा, माइनस का। फिर अभी 75 के अंदर हम -15 का भाग देंगे, तो भाग देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 5 बार जाएगा। तो हम 5 बार जाएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस से प्लस हो जाएगा तो प्लस का आ जाएगा 5। उसके बाद में 25 का भाग देंगे 75 में तो -3 बार, तो -3 का हम 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -3। अब इसको आगे सरल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/-75। अब ये माइनस का ऊपर चला जाएगा, हम कह सकते हैं अब यहाँ पर 1/v बराबर क्या है, माइनस का 2/75। अब इसको उलट देंगे क्योंकि v का मान ज्ञात करना है तो उलटना पड़ेगा। तो v बराबर क्या आएगा -75/2।
अब 2 का भाग 75 में देंगे तो आएगा माइनस का 37.5। अब ये आंसर है आपका वी का आ जाएगा, यानी पर्दे को 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो हमारे पास जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट पर लिखा हुआ पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किसी दृष्टि दोष से पीड़ित है। इस दोष के उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए। तो यहाँ उत्पन्न क्यों हो रहा है, 2 कारण लिखने हैं। इस दोष को किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। चूँकि यहाँ पर श्याम पट पर नहीं दिख रहा है, यानी कि दूर का नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, और दूर का नहीं दिख रहा है तो इसको कौन सा रोग हुआ है, तो निकट दृष्टि दोष। कौन सा, निकट दृष्टि दोष हुआ है, निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया भी कहते हैं, मायोपिया। अब इसका कारण क्या है, तो पहला जो कारण होगा वो होगा कि जो लेंस है उसका जो वक्रता है, उसकी जो वक्रता है वो अधिक हो गई है। वो क्या हो गई है, अधिक। जब वक्रता अधिक हो जाती है तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा कारण क्या होगा, तो दूसरा कारण होगा कि जो नेत्रक गोलक है, नेत्र का गोलक है वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो नेत्र का गोलक है वो लंबा होगा तो भी क्या हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अब ये निकट दृष्टि दोष हैं तो इसका निवारण के लिए आप क्या करेंगे, तो निवारण के लिए लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे। अवतल लेंस, क्योंकि ये क्या है, अपसारी होता है। क्या होता है, अपसारी। तो अपसारी क्या करता है, किरणों को फैलाता है। तो दूर का जो नहीं दिख रहा है वो दिखने लग जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब है जो निकट बन रहा था उसको थोड़ा दूर ले जाता है, अपसारित कर लेता है, जिसके कारण क्लियर दिखाई देने लगता है। तो हम अवतल लेंस का उपयोग करके उसके अंदर संशोधन कर सकते हैं, उसको संशोधित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, क्या दर्शाता है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम है, जिसके अंदर एक तो आता है अंगूठा आता है, एक तर्जनी अंगुली आती है और एक मध्यमा अंगुली होती है। इन तीनों को क्या करते हैं, एक दूसरे के लंबवत रखते हैं, यानी 90 डिग्री पे रखते हैं। जिसके अंदर जो अंगूठा है वो फोर्स को, बल को दर्शाता है, जबकि या तर्जनी अंगुली होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है, और जो मध्यमा अंगुली होती है वो आई यानी कि करंट को दर्शाता है। एक दूसरे के सभी पैरेलल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे कोण बनाते हैं, लंबवत होते हैं। चूँकि इस नियम का उपयोग चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय बल को ज्ञात करने के लिए, उसके फील्ड को ज्ञात करने के लिए, और उसके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा है उन सभी की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस तरह से आप ए बी सेक्शन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है सेक्शन सी की, जिसके अंदर दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, और उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। तो इसके सॉल्यूशन को आप देख लीजिएगा। अगर इस सॉल्यूशन को और चाहते हो आप तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इसका पूरा सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा आपको।